नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनाव आयोग के बिहार दौरे ने संकेत दे दिए हैं कि बिगुल बजने वाला है। ऐसे में बिगुल बजने से पहले हर मुद्दे पर सियासी बवाल मच रहा है। अब देख लीजिए, भागलपुर दंगे की जांच रिपोर्ट सदन में पेश हुई और सियासी सवाल के जरिए बवाल के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन वहीं बवाल के साथ 15वीं विधानसभा का आखिरी सत्र खत्म हुआ, लेकिन बवाल फेसबुक को लेकर भी जारी है। इन सभी खबरों का हम डीएनए टेस्ट करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर 26 साल पहले हुए भागलपुर दंगे का जिन्न बंद बोतल से बाहर आ गया है। सदन में भागलपुर दंगे की जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने जांच रिपोर्ट के बहाने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दंगाई थे उनको बचाने का काम लालू यादव, राबड़ी और कांग्रेस की सरकार ने किया और इसलिए हम लोग की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने एनएन सिंह कमीशन का गठन किया था और आज इस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ये प्रमाणित हो गया कि जिसके राज में दंगा हुआ वही लोग थे, दंगाइयों को बचाने का काम भी और वही लोग कर रहे थे। दरअसल 1989 में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में बिहार के भागलपुर शहर और इसके आसपास दंगे शुरू हुए थे, जिसे भारतीय इतिहास में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला दंगा के रूप में जाना जाता है। नीतीश कुमार ने जब इस दंगे की जांच के लिए वर्ष 2006 में जस्टिस एनएन सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था, तब वे एनडीए के हिस्सा थे, यानी नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी के साथ थे। सियासी हलके में इस आयोग के गठन को लेकर चर्चा छिड़ी कि नीतीश की कोशिश भागलपुर दंगा के सहारे सूबे में मुसलमानों के बीच साख बना चुके लालू प्रसाद को कमजोर करने की थी। यही वजह रही कि इस दंगे के लिए कामेश्वर यादव को जिम्मेदार ठहराया गया था और कामेश्वर यादव के बहाने लालू प्रसाद पर वार किया गया। अब शायद यही वजह है कि जांच रिपोर्ट के सदन में पेश किए जाने के बाद सुशील मोदी कामेश्वर यादव का नाम लेते हुए लालू नीतीश पर निशाना साध रहे हैं कि 2004 में सोनपुर के अंदर जो मेला लगता है, वहाँ प्रतिवर्ष मेले में पूरे बिहार के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। पुलिस को सहयोग करने वाले बहादुर लोगों को सम्मानित किया जाता है। तो 2004 में पुलिस मेले में यानी सोनपुर मेले में श्री कामेश्वर यादव को तत्कालीन राबड़ी देवी की सरकार के द्वारा सार्वजनिक तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए उनको सम्मानित किया गया। एनएन सिंह कमीशन बना तो 5 मामलों में से 2 मामले में इस एनएन सिंह कमीशन ने पाया कि 5 मामले में से 2 मामले ऐसे थे जिससे पर्याप्त साक्ष्य थे, उसके बावजूद कामेश्वर यादव को रिहा कर दिया गया और उन दोनों मामलों को फिर से चलाने की कि उसने अनुशंसा किया या जो रीओपन किया गया केस, उसमें वो 2 मामले भी हैं। हालांकि रिटायर्ड जस्टिस एनएन सिंह की अध्यक्षता वाले आयोग की जांच रिपोर्ट 28 फरवरी को ही सौंप दी गई थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद सदन में ये रिपोर्ट पेश की गई है। ऐसे में इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट चुनाव को प्रभावित करेगी। 5 महीने बाद सदन में ये जांच रिपोर्ट पेश की गई है। फरवरी में ही ये रिपोर्ट पेश कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा का 5 दिनों का मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया और इस तरह ये पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 15वीं विधानसभा की ये आखिरी बैठक थी, यानी इसके बाद माननीय जनता के दरबार में जाएंगे और अगर जनता ने फिर से मौका दिया तभी लोकतंत्र के इस मंदिर की दहलीज पर आ सकेंगे। लेकिन हम आपको मॉनसून सत्र के 4 दिनों की तस्वीर दिखाते हैं। पहले दिन तो कुछ औपचारिकताएं पूरी हुई और शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन बाकी 4 दिनों में जो काम होने थे वो काम हंगामे की वजह से बाधित हुए और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। ये जरा चारों तस्वीरें देखिए। हालांकि अब ये माननीय सदन में इनमें से कितने माननीय नजर आएंगे अगली विधानसभा में, इसका फैसला जनता करेगी।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो गया और इस सत्र के साथ ही 15वीं विधानसभा की आखिरी बैठक भी खत्म हो गई। अब बिहार चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में वर्तमान विधायकों को अब जनता के बीच जाना होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि हर चुनाव के बाद 50 से 60% विधायक ही दोबारा लौटकर विधानसभा पहुंच पाते हैं। हंगामा, हंगामा और हंगामा। महज 5 दिनों का बिहार विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन में जनता के मुद्दों को उठाने के बहाने जनता के पैसे खर्च होते रहे और सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती रही। अब बारी जनता के दरबार में जाने की है, जहां से फैसला होगा कि माननीय दोबारा सदन में भेजे जाएंगे या नहीं। सत्र के समापन पर विधायकों के चेहरे भी इस आशंका को बयां कर रहे थे। जहन में एक ही सवाल चोट मार रहा था कि क्या वो दोबारा लोकतंत्र के इस मंदिर की दहलीज पर पहुंच पाएंगे। आशंका इसलिए भी क्योंकि इतिहास बताता है कि 1/3 विधायक ही जीतकर विधानसभा दोबारा पहुंचने में कामयाब होते हैं। आमतौर पे 1/3 सदस्य तो नहीं ही आते हैं और ये अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है। लेकिन ये सही है कि जो भी आज तक जितना भी विधानसभा का कार्यकाल बीता है उसमें करीब 40-45% विधायक कम हो जाते हैं। ये ऐसी परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन ये ना हो, जो हैं सो दोबारा हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। भले विधायकों के जहन में जीत हार को लेकर आशंकाएं घुमड़ रही हों, लेकिन जुबान पर जीत का दावा ही था। निश्चित रूप से पूरा भरोसा है और जब पूरी लगन के साथ क्षेत्र में काम किए हैं तो स्वाभाविक रूप से ये विश्वास है कि जनता के साथ मिलेगा। हम लोग को जनता से पूरी उम्मीद है। हम लोगों ने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ जनता के बीच में रहकर काम किया है और मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि पिछले बार जितने अंतर से हम चुनाव जीते थे उससे और बड़े अंतर से हम चुनाव जीत कर आएंगे। हमें यह भरोसा है कि इस बार जो 2015 में आदरणीय हम सबों के नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेता के नेतृत्व में चुनाव होना है, 2/3 बहुमत से पुनः हम लोग सरकार बनाएंगे। माननीयों का दावा भले ही जीत का हो, लेकिन जनता तो माननीयों से वादों का हिसाब मांग रही है। मॉनसून सत्र के समापन के साथ ही 15वीं विधानसभा का भी समापन हो गया। अब इस सदन में पहुंचने के लिए माननीयों को जनता का विश्वास जीतना होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ 50 से 60% विधायक ही दोबारा लौटकर इस सदन में आ पाते हैं। ऐसे में विधायकों के चेहरे पर बेचैनी लाजमी है। कैमरा पर्सन काली के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो 15वीं विधानसभा की आखिरी बैठक खत्म होने के साथ ही 15वीं विधानसभा की बातें अब यादों के पन्ने में सिमटने लगी हैं। हम आपको बताते हैं 15वीं विधानसभा की खास बातें। 15वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल कई मायनों में इतिहास बना गया। नीतीश कुमार 15वीं विधानसभा में 2 बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी के साथ जीतकर सत्ता में आए नीतीश कुमार अपने विरोधी लालू यादव के साथ हो गए। महादलित जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने और फिर 7 महीने में ही हटा दिए गए और फिर जीतन राम मांझी ने अपनी अलग पार्टी बना ली नीतीश कुमार से अलग होकर। जाहिर है इन तमाम यादों को समेटते हुए अब आगे बढ़ने की बारी है और नवंबर में नए विधायकों के साथ नई विधानसभा का गठन होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपके लिए आगाह करने वाली खबर। फेसबुक पर अनजान लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आप कबूल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। खतरे की घंटी बज चुकी है। फेसबुक पर आपकी जरा सी लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ऐसा ही हुआ है रांची के बड़े व्यवसायी के साथ, जिन्हें फेसबुक के चक्कर में 83 लाख रुपए गंवाने पड़े हैं।
फेसबुक से जरा संभल कर। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहे दूर। फेसबुक पर बैठे हैं करोड़ों ठग। फेसबुक पर इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इनका नाम रिचल जॉनसन है और काम है अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर लोगों को करोड़ों का चूना लगाना। इनका फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करना रांची के व्यवसायी अजय कुमार सिंह को भारी पड़ गया। 22 जून को चैटिंग से बात शुरू हुई और 83 लाख रुपए की ठगी पर जाकर खत्म हुई। अजय कुमार सिंह को रिचल जॉनसन ने क्लासिकल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए सीड्स के कारोबार में पार्टनर बनाने का भरोसा दिया और उन्हें मुंबई में एक व्यापारी से बात करवाया, जिसके बाद ठगी का खेल शुरू हो गया। 22 तारीख को एक रेचल जॉनसन के नाम से 22 जून को हमारे फेसबुक पे एक रिक्वेस्ट आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसमें आया। फिर मैंने 2-4 दिन के बाद उसको कंफर्म किया। फिर चैटिंग के माध्यम से बात होने लगा। 2-4-5 दिन बात हुआ। फिर उसने मेरे को ऑफ़र किया कि एक लंदन हम एक मेडिकल कंपनी में, क्लासिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम जॉब करते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे कुछ हम लोग इंडिया से सीड परचेज करते हैं, जो कि इंडिया में कीमत है करीब $2750 और हमारे यहाँ $65 बिकता है, क्योंकि काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। इंडिया से बिजनेस होता है बहुत जगह से। तो हम चाहते हैं कि आप दोस्त के नाते आप हमारे साथ ये बिजनेस करें। अजय कुमार सिंह ने बिजनेस करने से पहले कंपनी की पूरी जानकारी वेबसाइट से ली और फिर मुंबई के व्यापारी अशोक मोदी को 2 बार में 83 लाख रुपए का पेमेंट भी कर दिया, जिसके बाद सीड्स के सैंपल की जांच के लिए एक विलियम नाम का शख्स इंग्लैंड से रांची आया, जिसके साथ अजय ने सेल्फी भी ली। उन्होंने बोला कि ये दवा जो बनाने वाला ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट है, ये कैंसर, वो लोग बोला कि कैंसर का दवा बनता है इससे। उन्होंने ये बात बताया, हम फेथ में आ गए। अशोक मोदी ने ही बोला था कि इससे कैंसर बनता है और इंडिया में हम ही एक डीलर हैं और कहीं आपको मिलेगा नहीं, हमारा इसमें मोनोपोली है, हम आपको अपना एड्रेस नहीं बता सकते। उसने मना किया था कि आप एड्रेस नहीं बताएंगे, हमसे होटल में आके मिला था। फिर ये सारा कुछ उन लोगों ने मेरे से 80 लाख रुपया मैंने अशोक मोदी को दिया, उसने मेरे को 70 पैकेट दिया। फिर वो लोग और पैसा लूटना चाहता था, तब मेरे को शक हो गया कि नहीं, कहीं लगता है कुछ गड़बड़ है। 83 लाख देने के बाद रिचल ने और पैसा लगाने के लिए अजय पर दबाव बनाया, जिसके बाद अजय को शक हो गया। जब उन्होंने पूछताछ शुरू की तो रिचल का फेसबुक अकाउंट बंद हो गया और मुंबई के अशोक मोदी का मोबाइल फोन भी बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जो फेसबुक के थ्रू जो है उनके साथ चीटिंग का वो है कि उनसे पैसे ले लिया गया है। जो सप्लायर भी थे वो भी जो इनिशियली जो कांटेक्ट किया था उनके साथ फेसबुक में, उन्हीं का सप्लायर भी था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों सबका लिंक है और हम लोग इसी तरफ हम लोग जांच कर रहे हैं अभी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चेन्नई के बैंक अकाउंट में अजय ने पैसे डाले थे, उसमें अभी भी हर दिन 40 से 50 लाख रुपए जमा हो रहे हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई बेवकूफ बन रहा है और इंटरनेशनल ठग गैंग का शिकार हो रहा है। कहते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, लेकिन हर एक फ्रेंड की सही जानकारी लेना भी बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो ऐसे ही कोई विदेशी आपके अकाउंट से चैट कर और आपको लाखों का चूना लगा सकता है। कैमरामैन अरुण के साथ सन्नी सारद, जी मीडिया, रांची। सबसे पहले आपको बताते हैं फेसबुक की दुनिया कितनी बड़ी है। दरअसल दुनिया भर में 14 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर हैं। इंडिया में करीब 1,65,00,000 यूजर हैं। लेकिन इंटरनेट ठगी से बचाव के उपाय अगर आप करें तो आप ठगी से बच सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का काम खत्म होते ही लॉग आउट करना ना भूलें। पासवर्ड टाइप करने के बाद रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक न करें और हमेशा सार्वजनिक स्थानों पर आप फेसबुक लॉगिन करने से बचें। इंटरनेट के लिए हमेशा बहुत ही स्ट्रांग पासवर्ड का प्रयोग करें। पासवर्ड में लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स को शामिल करें। ये कुछ बचाव के उपाय हैं जिसका आप इस्तेमाल कर
ठगी से बच सकते हैं। पासवर्ड कभी भी अपने नाम, पता, जन्मतिथि के नंबर से ना रखें। किसी के ब्लॉग या वेबसाइट पर दिए प्रचार के लिंक पर सीधे क्लिक ना करें। ईमेल के द्वारा कभी भी गोपनीय और महत्वपूर्ण जानकारी कभी नहीं भेजें। फेसबुक से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताते हैं। फेसबुक से जुड़ा कुछ और डीएनए टेस्ट आपको बताते हैं। फेसबुक ठगी से कैसे बचें? आप बिना सोचे समझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट ना करें किसी भी शख्स को। अपनी तस्वीरों से लेकर कई निजी राज आप शेयर ना करें। अपने दोस्तों या अपनी प्लानिंग को कभी भी किसी अनजान दोस्तों के साथ या फिर अनजान लोगों के साथ शेयर ना करें। हर किसी से अपना फैमिली एल्बम शेयर करने से आप बचें, जो कि कई बार लोग करते हैं। कभी भी अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्रोफाइल में नहीं डालें। फेसबुक पर किसी भी सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करें और इससे आप दूर रहें, जिससे आप ठगी से बच सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर फेसबुक पर कभी शेयर नहीं करें। लेकिन सवाल है कि क्या फेसबुक में कोई ठगी भी है? कितने ठग फेसबुक पर हैं? इंडिया में करीब 1,65,00,000 फेसबुक यूजर हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 14 करोड़ में से 1 करोड़ फेसबुक यूजर फेक हैं। 14 करोड़ फेसबुक यूजर हैं, जिनमें से 1 करोड़ फेसबुक यूजर फेक हैं। कई फेसबुक एप्लीकेशंस चीटिंग के लिए बनाई गई हैं। अंदाजा आप लगाइए कि आपके आसपास फेसबुक के जरिए ठगी का जाल किस कदर बिछा हुआ है। 73,000 यूजर्स ही सुरक्षा नियम का पालन करते हैं। करीब 10 लाख लोग स्कैम फ्री वेब का इस्तेमाल करते हैं। हर मिनट 98,000 से ज्यादा लोग दोस्त बन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यहां पर ब्रेक के उस पार एक खूबसूरत उम्मीद की बात करेंगे। और अब बात खूबसूरत उम्मीद की। बिहार की रहने वाली ऋचा सिंह देश का परचम लहराने जा रही हैं। बेलारूस में होने जा रही मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में ऋचा हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाली हैं। पटना में ऋचा इसकी तैयारी कर रही हैं और अपनी मंजिल तय करने निकल पड़ी हैं। बेलारूस में बिहार की बेटी बनेगी मिसेज यूनिवर्स। ये है ऋचा सिंह, पटना की रहने वाली है। लेकिन जल्द ही ये चेहरा दुनिया में खूबसूरती की नई मिसाल बनने वाला है। हालांकि फिलहाल ये उम्मीद है, लेकिन मिसाल बनने की पूरी तैयारी ऋचा कर रही है। ऋचा बेलारूस में होने वाली मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। आज के टाइम से मैं यहाँ ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो प्रमोट करे थोड़ा इन्वायरमेंट को, मोर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। इट हैज़ टू कम अप, इट हैज़ टू बी लिटिल सपोर्टिव ऑफ देयर गर्ल्स, देयर वुमेन। और इक्वालिटी अगर आ जाए, अगर मेंटालिटी में, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हम अगर प्रैक्टिस करने लगें, वो बेहतर होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है बट जनरली पीपल डोंट प्रैक्टिस इट। सो स्कोप नहीं है बट नहीं होगा, दैट इज़ नॉट द थिंग। आई थिंक आई विल टेक द इनिशिएटिव। अगर कोई ना ले तो मैंने लिया है एंड आई होप आई सक्सीड। पटना के विमेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद ऋचा पुणे चली गई और MIT पुणे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर अपने पति के साथ ऋचा साउथ कोरिया चली गई। दिलचस्प बात यह है कि ऋचा ने मॉडलिंग की शुरुआत दक्षिण कोरिया से ही की और इस दौरान एक विज्ञापन ने इनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। ऑनेस्टली बिल्कुल भी पता नहीं था, ऐसे कुछ डिसाइडेड नहीं था। इट वाज ऑल एन एक्सीडेंट। आई वाज लिविंग इन साउथ कोरिया एट दैट टाइम एंड हैड नथिंग टू डू। लैंग्वेज एक बैरियर था वहाँ पे। वाइल दे डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड स्टफ, आई हैड नो आइडिया ऑफ द कोरियन लैंग्वेज। सो वहाँ पे एक बार मैं ऐसे ही बैठी हुई मैंने उनका ऐड देखा और तब मैंने मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया।
वहाँ जीती और उसके बाद अब इवेंचुअली मिसेस यूनिवर्स के लिए. एंड व्हाइल आई वाज ग्रोइंग, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, ऑल दीज पीपल वर अपकमिंग. सो एंड स्पेशली सुष्मिता सेन, आई एडमायर हर अ लॉट. तो वो बहुत मुझे ब्राइट लगती थी. ऐसा लगता था कि कभी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले. बट बीइंग फ्रॉम बिहार, आपको पता है हमारे यहाँ एकेडमिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहले आई कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आई स्टार्टेड वर्किंग, आई वर्कड एंड देन आई गॉट मैरिड एंड इवेंचुअली व्हेन आई गॉट अ चांस आई जंप्ड अपॉन इट. मिसेज इंडिया रह चुकी ऋचा 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं. इनके पिता SKP सिंह पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के डायरेक्टर हैं और माँ हाउसवाइफ हैं. माँ की माने तो बचपन से ही कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने ऋचा को इस मुकाम तक पहुंचा दिया. शुरू से ही सोशल रही सबके प्रति, छोटा बड़ा जो भी हो उसके प्रति, और हम माँ बाप के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा, और भाई बहनों के प्रति भी. क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें था कुछ, हर समय कुछ करने के लिए उत्साहित रहती थी. कुछ भी मतलब ऐसा हो उसके पीछे नहीं जाना चाहती थी, उसके लिए एकदम लड़ने के लिए तैयार रहती कि नहीं ये करूँगी, ये होगा. हम लोग चाहते भी थे कि थोड़ा स्थिर रहे, कोई चीज़ में आगे बढ़ जाती थी. माहौल से डर भी लगता था, लेकिन जिसमें टैलेंट है तो रुकेगा ही नहीं. मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन को अपना आइडियल मानने वाली ऋचा बिहार के युवाओं में अपार संभावनाएं देखती हैं, लेकिन इसके लिए मौके को बड़े अवसर में बदलने की कला को वो सफलता का मूल मंत्र मानती हैं. ऋचा के साथ उनके इस सफर में उनका पूरा परिवार और बिहार खड़ा है. जी मीडिया की शुभकामनाएं भी ऋचा के नए सफर में उनके साथ हैं. आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना.